हेलो क्लास 12। चलिए हम लोग अब दूसरा चैप्टर जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसकी समरी देखते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, इस चैप्टर को भी मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी। समरी इसकी बताऊँगी। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और फिर अलग अलग पार्टी जिनके बारे में बताया गया है आपके चैप्टर में, जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुआ, उन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। कुछ का तो जन्म पहले ही हो गया था, भारत की स्वतंत्रता के पहले ही हो गया था। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे चैप्टर का। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। एंड मेनी सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगनिंग। और बहुत सारी गंभीर चैलेंज भारत के सामने थी, कैसे देश को या राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के कई देश उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके तुरंत बाद अंग्रेज़ों के जितने गुलाम देश थे, धीरे धीरे करके वो स्वतंत्र होने लग गए। और तब उस समय जो उन देशों में, हमारे देश में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे देशों के लीडर जो थे वो सोच रहे थे कि उनके देश में तो डेमोक्रेसी लाना संभव नहीं है ना। उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं था। उनको लगता था कि अगर हम अपने देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे तो देश की यूनिटी को ही खतरा हो जाएगा, है ना। और क्योंकि उस समय, जिस समय उनको स्वतंत्रता मिली थी, उस समय यूनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था डेमोक्रेसी की तुलना में। और उनको लगता था कि डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो लोगों की सोच है भिन्न भिन्न, वो और झगड़े या विवाद जो है वो ये बढ़ जाएगा। Therefore, many countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule। और यही कारण है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है कॉलोनियलिज्म से जब भारत को और दुनिया के कई दूसरे देशों को स्वतंत्रता मिली, तो भारत में तो नहीं, लेकिन उन देशों में नॉन डेमोक्रेटिक रूल ज़्यादा पसंद किया गया। Non-democratic regime always started with the promise of restoring democracy very soon, but once they established themselves, it was very difficult to dislodge them। लेकिन हमें बहुत अच्छा अनुभव है इस चीज़ का। हमने देखा दुनिया में बहुत सारे देश जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम के रूप में शुरू हुए स्वतंत्रता के तुरंत बाद, और प्रॉमिस भी किया कि वो डेमोक्रेसी ज़रूर ले आएंगे और जल्दी ले आएंगे, लेकिन एक बार नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम वहाँ इस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद उनको हटाना बहुत मुश्किल हो गया था। द कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। हालांकि इनकी स्थिति से भारत की स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, भारत की भी स्थिति बहुत ख़राब थी। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक मोर डिफ़िकल्ट पाथ। लेकिन भारत में सभी लीडर्स ने एक डिफ़िकल्ट रास्ता अपनाने का प्रण लिया। Our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy। क्योंकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इसी बात पर बेस्ड था कि हम स्वतंत्र होते ही डेमोक्रेसी देश में लाएंगे। अब थोड़ा सा याद कीजिए कि पिछले साल आपने क्या क्या पढ़ा था। पिछले साल आपने ये पढ़ा था कि हमारा संविधान ड्राफ्ट कर लिया गया। तो आपको ध्यान ही होगा कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, और उसके ऊपर राष्ट्रपति का साइन जो है वो 1950 में कर दिया गया 24 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। उस समय देश में अंतरिम सरकार थी, क्योंकि तब इलेक्शन तो हुआ नहीं था, इस वजह से। सो इट वॉज नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए सबसे ज़रूरी ये था कि देश में एक प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार बने। The constitution has laid down the rulers, now the machine had to be put in the place। अब क्या था, संविधान तो लागू कर दिया गया था, कानून बना दिए गए थे। अब था कि मशीन को सही जगह पे फिट करो और उसको चलाओ।
तो सबसे पहले क्या हुआ था, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई जनवरी 1950 में, और सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। और पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम था सुकुमार सेन। ये आपके MCQ में आने की संभावना रहती है। भविष्य में भी आप कंपटीशन वगैरह में बैठोगे ना तो पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है आपको। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज एक्सपेक्टेड इन 1950 itself, और सब ने ये उम्मीद की थी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो गई है तो अब हमारे देश में इलेक्शन हो जाएगा, और सबकी उम्मीद थी कि 1950 में तो ज़रूर हो जाएगा। बट इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट it was easy to hold free and fair, not easy, it was not easy, मैंने not नहीं लिखा यहाँ पे, it was not easy to hold free and fair election। तब इलेक्शन कमीशन को ये बात समझ में आई कि इतना आसान नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, यहाँ पर was not होगा, not। होल्डिंग इलेक्शन रिक्वायर्ड, और जब आप इलेक्शन कराना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होनी चाहिए। क्या है, ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी। सबसे पहले तो आप कंस्टिट्यूंसी तय करो कि इस एरिया, यहाँ पर ये कंस्टिट्यूंसी है तो यहाँ पर कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा और कौन कौन से लोग उसमें वोट डालेंगे, है ना। तो और उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था कि भाई पहले तो इलेक्टोरल रोल बने, यानी वोटर लिस्ट जो होता है वो बनेगा, और वो लोग, और उसमें ये देखना था कि कितने लोग जो है एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। उस समय 21 वर्ष उम्र थी वोट डालने की। एंड बोथ ऑफ दीज वर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी था और इन दोनों को करने में समय लगने वाला था बहुत ज़्यादा। एंड व्हेन द फर्स्ट लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड, उसके बाद जैसे तैसे करके पहली लिस्ट बनी। द नेम ऑफ द 40 लाख women वर मिसिंग, लेकिन उसमें क्या था, करीब 40 लाख महिलाओं को तो वोटर लिस्ट में लिखा ही नहीं गया था उनका नाम। सो द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रिवीजन। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो वोटर लिस्ट नहीं चलेगी, आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा वोटर लिस्ट को। फिर इलेक्शन कमीशन ने देखा कि भाई इस तरह की एंट्री जिसमें ये कहा गया है कि वाइफ ऑफ दिस, महिलाओं को, वाइफ की 40 लाख महिलाएं, उन्होंने कहा वाइफ ऑफ दिस एंड डॉटर ऑफ दिस, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस एंट्री इसका रिवीजन करो, और अगर पॉसिबल है तो जहाँ किसी का नाम हट सकता है तो हटाओ, जहाँ ज़रूरी है और ऐड कर सकते हो तो ऐड करो। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज। पहला जनरल इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा काम था। एंड नो इलेक्शन ऑफ दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। दुनिया में तो इस तरह से इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं था इतने बड़े रूप में। एट द टाइम देयर वर 70 करोड़ एलिजिबल वोटर। उस समय भारत में 17 करोड़ ऐसे वोटर थे जो वोट डाल सकते थे 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के, हु हैड टू इलेक्ट 3200 MLA, और उनको वोट डालना था, चुनना था 3200 MLAs को और 489 MPs को, यानी लोकसभा मेंबर्स को। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट, और इसमें सिर्फ 15% लोग जो थे वो पढ़े लिखे हुए थे, बाकी सारे जो थे वो अनपढ़ थे। Therefore, इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। तब इलेक्शन कमीशन को ये सोचना पड़ा कि किस तरह से खास तरीके से हम वोटिंग कराएं ताकि जो अनपढ़ हैं वो भी वोट दे सकें। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 lakhs ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को करीब 3 लाख अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ी इस बात के लिए कि किस तरह से लोगों से वोटिंग करवानी है, वोटर कैसे कंडक्ट करना है इलेक्शन को। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। न सिर्फ देश के, इतना बड़ा देश, इलेक्टोरेट भी ऐसे ही थे, है ना, इसलिए हमारा इलेक्शन जो था वो बहुत ही अनयूजुअल था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country। और हमारा पहला जनरल इलेक्शन जो था वो इतने बड़े देश के लिए और एक गरीब और अनपढ़ देश के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी।
Till then, democracy had existed only the prosperous country, mainly in Europe and North America. ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो थी वो कुछ अमीर देशों में थी, यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के, वेयर नियरली एवरी वन वॉज लिटरेट। वहाँ तो लगभग सब पढ़े लिखे हुए थे, इसलिए वहाँ इलेक्शन कराना आसान था। बाई दैट टाइम मेनी कंट्रीज़ इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स इन टू ऑल वीमेन। हालांकि उस समय यूरोप पढ़ा लिखा हुआ था ज़रूर, लेकिन वहाँ बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया ही नहीं था, है ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। इसलिए उस समय जो हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जितने पुरुष और स्त्री 21 वर्ष से ज़्यादा उस समय, बाद में तो उसको राजीव गांधी जब आए तो उस इलेक्शन वोटिंग की जो एज थी उसको घटाकर 18 करवा दिया था, उसके पहले 21 था। तो ये बहुत बोल्ड और रिस्की फैसला था कि इतने लोगों की इलेक्शन करानी है। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। और एक इंडियन एडिटर ने तो यहाँ तक कहा कि एक बहुत बड़ा जुआ है जो देश खेल रहा है इलेक्शन करवा के। Organizers, organizer, a magazine, wrote that Jawaharlal Nehru would leave to confess the failure of universal adult franchise in India। और ऑर्गेनाइज़र जो कि एक मैगज़ीन है, उसने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को ये बात फेस करनी पड़ेगी कि कैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में फेल हो गया। A British member of the Indian civil service claimed that a failure and more enlightened age will view with astonishment the absurd face of recording the voters of million of illiterate people। और ये भी एक अंग्रेज़ सिविल सर्विस में ब्रिटिश मेंबर थे ये इंडियन सिविल सर्विस के। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भविष्य है और जो एक एनलाइटेंड एज की बात लोग कर रहे हैं, लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा जब ये देखेंगे कि एक ऐसा चेहरा लोगों को दिखेगा भारत का, जिसमें क्या है, मिलियन ऑफ इलिटरेट लोग, अनपढ़ लोग वोट डाले हुए रहेंगे, है ना। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस। लेकिन इतना बड़ा टास्क करने में 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली इन अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। उसके बाद इलेक्शन हुआ 1951 से लेकर, मतलब अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952, कुछ फेजेस में इलेक्शन हुआ। बट दिस इलेक्शन रेफर टू एज 1952। हालांकि ऐसे पढ़ने के लिए हम लोग के लिए आसान करने के लिए कहा गया कि भाई 1952 का इलेक्शन हुआ है। सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। इस 1952 का इलेक्शन इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में तब जनवरी 1952 में ही वोटिंग हुई थी। इट टुक 6 months in the campaigning, polling, counting to complete। election were competitive. There were an average more than 4 candidates for each seat। और ये देखा गया कि जो इसको पूरा कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग ये सब करने में करीब 6 महीने लगे और हर सीट के लिए लगभग 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज इनकरेजिंग। जितने लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया ये बहुत ही उत्साहवर्धक था। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। आधे से ज़्यादा एलिजिबल वोटर वोट डालने के लिए आए। When the result were declared, there was accepted as a fair even by the loser। और यहाँ तक कि जो हारे वो इलेक्शन में, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था बहुत फ्री एंड फेयर हुआ था। और इस तरह से क्या हुआ, और जो ये भारत ने एक्सपेरिमेंट किया था, सारे क्रिटिक्स का मुंह बंद हो गया इसके बाद, तो है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट पोल्स वर कंफाउंडेड ऑल दोज skeptics who thought that introduction of adult franchise too risky and experiment
टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज हमारे देश में कभी सफल नहीं हो पाएगा, उन सब का मुंह बंद हो गया था। The Hindustan Times claimed that there is a universal agreement that Indian people have conducted themselves admirably to the largest experiment in the democratic election in the history of the world। और तब हिंदुस्तान टाइम्स में बात छपी थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो भारत में किया गया, भारतीय लोगों ने इसे बड़ी सहर्ष तरीके से स्वीकार किया और एक्सपेरिमेंट जो हुई उसमें सफल भी हुए। और इस तरह से क्या है, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार प्रजातांत्रिक इलेक्शन में एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। ऑब्जर्वर आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड। India's general election of 1952 became the landmark in the history of democracy all over the world। और इस तरह से क्या हुआ कि ये इलेक्शन जो बाहर के लोग भी थे उन लोगों ने भी बहुत इस चीज़ को स्वीकार किया कि 1952 में जो भारत में इलेक्शन हुआ था ये बहुत ही प्रभावशाली था और ये एक लैंडमार्क है पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में कि इतने सफल तरीके से इलेक्शन हुए थे। It was no longer possible to argue that democratic election could not be held in a condition of poverty or lack of education। एक तो ये भी शिक्षा मिली लोगों को दुनिया में कि चाहे लोग गरीब हों, अनपढ़ हों, लेकिन इलेक्शन जो है प्रजातांत्रिक इलेक्शन सिर्फ इस बेस पर आप नहीं कह सकते कि वो फेल हो जाएगा कि लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और गरीब हैं। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस इलेक्शन 1952 का जो इलेक्शन हुआ था उसने साबित कर दिया कि इलेक्शन किसी भी कंडीशन में हो सकता है और दुनिया के कोई भी देश चाहे तो इलेक्शन करवा सकता है और सफल हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब देखिए कि कांग्रेस जो है जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो जम्मू कश्मीर तो अलग ही था, इनके संविधान ही अलग थे, बाकी पूरे देश में केरल को छोड़ के बाकी सभी पूरे देश में कांग्रेस को जीत मिली थी इलेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कांग्रेस की डोमिनेंस और डिफरेंट पार्टीज़ जो बनी उस समय इसके भारत के स्वतंत्र होने के कुछ पहले और कुछ बाद में कौन कौन सी पार्टियां बनी और उसके संस्थापक कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसकी समरी देखेंगे। और आप कहानी को याद रखिएगा क्योंकि 1-2 बार आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कहानी की तरह सारी बातें याद हो जाएंगी। तो इलेक्शन के संबंध में तो आप एग्ज़ाम में इसे आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।